हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें 11 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी दोस्त साथ में ग्रेजुएशन पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। बहुत सारी बातें इन लोगों के बीच चल रही होती है, यहाँ तक कि एक दूसरे को ड्रिंक करने का भी बोल रहे होते हैं और अचानक से इमोशनल भी हो जाते हैं। यहाँ पर इस कहानी का मेन लीड जियांग शिंग भी इमोशनल होता है और साथ में उसने अपनी बेस्टी टांग यांग को भी इमोशनल कर दिया होता है। अब दोनों इमोशनल भरी बातें कर रहे होते हैं कि अगर मैं खा रही होंगी तो तुम्हारा भी खाना रखूंगी और हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वो अचानक से इस इमोशनल सीन को केक लगाकर फनी सीन में बदल देती है और सभी ये देखने के बाद एक दूसरे को केक लगाना शुरू कर देते हैं। और जब ये बैठकर केक खा रही होती है तो वहाँ पर जियांग शिंग नहीं है। ये देखकर उसको ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है, उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है और उसे कहने लगता है कि मैंने इस मून को देखकर कसम खा ली है कि मैं तुम्हारे से दूर कभी नहीं हूँगा, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। तो वो भी कहती है कि ठीक है, मैंने भी कसम खा ली है और उसी टाइम ये वॉमिट कर देता है और फिर उसके तरफ देखते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। जियांग शिंग अभी तक टैंग यांग के साथ में ही होता है और वो उसको काम के फर्स्ट डे के लिए उठा रहा होता है और वो नहीं उठ रही होती है और कहने लगती है कि मेरा 9 बजे का काम है, तुम मुझे 7 बजे क्यों उठा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है उस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ तुम लेट हो जाओगी, पहले ही तुम्हें तैयार होना होगा। वो कहने लगती है कि 1 मिनट और सोऊंगी, पर ये तो उसके बाजू को पकड़कर उसे उठा देता है और उसकी चीजों को भी यही समेट रहा था पूरे घर को। लास्ट नाइट सब दोस्तों ने मिलकर बिखेरा हुआ था और ये खुद सारी सफाइयाँ वगैरह कर रहा होता है और ये खुद वॉशरूम से बाहर आकर अपने 2 दोस्तों को गायब देखकर पूछने लगती है ये दोनों कहाँ गए। तो वो कहने लगता है कि वो दोनों तो सुबह उठते के साथ ही चले गए थे। अब वहाँ पर उसका एक ही फ्रेंड होता है जिसके ऊपर ये ठीक से ब्लैंकेट दे रही होती है और पूछती है कि तुम क्यों नहीं घर गए। तो कहता है कि अब मैं इसको इतने मेहनत से घर पर लेकर आता हूँ और तुमने इसको सोफा दे दिया, मेरे पास सोफा नहीं था इसलिए मैं यहीं पर नीचे सो गया। ये सब कहते हुए अपना वाला बिस्तर भी उठा रहा होता है और ये ब्रश करते हुए कुछ बोल रही होती है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पर उसके बातों को जियांग शिंग समझ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं ही तुम्हें छोड़ाऊंगा काम के लिए। और आगे कुछ ब्रश करते हुए बोल रही होती है तो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से बाथरूम में जाकर ब्रश करके रेडी होना चाहिए। अब ये उसे छोड़ने के लिए तो जा रहा होता है बट ये कार में ही रास्ते में बैठकर मेकअप कर रही होती है। अब ये इसके साथ बातें तो कर रहा होता है पर स्पीड ब्रेक कराते ही कार को बहुत स्लो कर देता है ताकि उसका मेकअप खराब ना हो जाए। और जैसे ये थोड़ा रुकते तो कार के स्पीड को थोड़ा और स्पीड कर देता और अब इसने मेकअप वगैरह तो कर लिया था और फिर सोचती है कि मुझे खाने के लिए ना कुछ लेना चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो उसे कहता है कि कार के पीछे देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जो वो खाना चाहती थी वही खाना वो उसके लिए लेकर आया था और वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए खा रही होती है। और वो फिर उससे पूछता है कि ये पीछे दूसरे शॉपर में क्या है और वो उसे बताती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं यूनिफॉर्म में वापस आऊं, मैंने सोचा कि काम से फ्री होते ही कपड़े चेंज कर लूंगी और अपने कपड़े में वापस आ जाऊंगी। और डायरेक्टर इन दिखाए जाते हैं जो आ तो रहे होते हैं, सभी लोगों को देख रहे होते हैं और सभी लोग इन्हें देखते के साथ ही डर रहे होते हैं क्योंकि वो हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और सब लोगों को यहाँ पर बैठकर खाना खाने से भी मना कर देता है। और जिसने बाल नहीं बांधे थे उसके पास आकर सबसे पहले ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मैक की शॉप ओपन हुई है। तो उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि जी हाँ, यहाँ पर पास में ही मॉल में ओपन हुई है। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे बाल सच में प्यारे हैं। ये बात कहने के बाद डायरेक्टर तो वहाँ से चला गया पर सेक्रेटरी कहता है कि अपने बाल जल्दी से बांध लो और ये सारा कचरा बास्केट में फेंको, तुम लोगों के डेस्क पर ऐसे कचरा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे अटेंडेंस पर असर पड़ता है। ये कहकर जैसे सेक्रेटरी जाता है ऑफिस के सब लोग ऑफिस को साफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ टैंग यांग दिखाई जाती है जो कंपनी के बाहर पहुंच गई थी और अभी भी खुद को मिरर में देखे जा रही होती है। ये देखकर जियांग शिंग कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, अब तुम्हें जाना चाहिए वरना लेट हो जाओगे। तो वो कहने लगती है कि ब्यूटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चली जाती हूँ। ये कहकर निकल जाती है कार से, जबकि अपने कपड़े तो उसने कार में ही छोड़ दिए थे और ये उसको जाते हुए देख रहा होता है। उतने में उसको कॉल आ जाता है, उसे बताया जाता है कि लाइव स्ट्रीम होने वाली है, आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए। और वो कहता है कि हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और कहता है कि क्या बाकी लोग आ चुके हैं। तो वो कहता है कि वो भी पहुंच जाएगा। अब टैंग यांग जा रही होती है तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा होता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बताया जा रहा होता है कि वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन रही थी क्योंकि उसने बहुत ही हाई स्टडीज की होती है और मीटिंग में भी इसके बारे में ही बात चल रही होती है कि बहुत ही एक छोटी एज में डायरेक्टर यहाँ पर आ रही है, आप लोगों को इससे इंस्पायर होना चाहिए। अब डायरेक्टर जंग ये सारी बातें तो बता रहा होता है पर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर जलेस हो रहा है। और वहाँ पर एक दूसरी डायरेक्टर भी बैठी हुई थी, वो बस अपने मोबाइल में ही लगी होती है क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी बातें फिजूल सी है। और टैंग जैसे ही कंपनी में आती है तो एक लड़की आगे से आकर उसे पूछती है कि क्या आप डायरेक्टर टैंग हैं। वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मैं आपको अंदर तक ले जाती हूँ और उसे अंदर तक लेकर आती है। और जैसे ही टैंग यांग मीटिंग रूम में पहुंचती है तो पहुंचने के बाद सबसे पहले डायरेक्टर जैंग से मिलती है। डायरेक्टर जैंग उसके पीछे खड़ी लड़की से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर रह गई थी। तो वो कहती है कि मेरा डायरेक्टर से आमना सामना हो गया था तो सोचा कि क्यों ना उन्हें ऊपर लेकर आऊं, हम दोनों लिफ्ट में मिले थे। अब इसकी सारी बातें तो झूठी थी क्योंकि ये एंट्रेंस में ही उसका वेट कर रही थी। इस बात पर टैंग यांग उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि हाँ, हमारा बस आमना सामना हो गया था और इतनी बड़ी कंपनी है, मैं रास्ता ना भटक जाऊँ इसलिए ये मुझे ऊपर लेकर आई है। और वो लड़की तो अपनी जगह
जाकर मीटिंग में बैठ जाती है और पता चलता है कि ये दोनों डायरेक्टर एक दूसरे से पहले ही मिले हुए थे, वो भी तब जब ये पढ़ रही थी। और डायरेक्टर ने इसे देखते के साथ ही बोला था कि तुम में कोई ना कोई बात है। सच में देखो आज ये उसी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर आ गया है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हाफ सीनियर हुआ। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है। फिर वो दूसरी डायरेक्टर से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे से उससे मिलती है। और फिर जियांग शिंग दिखाया जाता है जिसने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली थी, उसी कंपनी का सीईओ होता है। और ये भी अपना कार्ड पहनकर पहुंच जाता है अपने काम के लिए, जहाँ पर इसे अपने सेक्रेटरी से सारी बातें पता चल रही है। और ये भी पता चलता है कि एक जो लड़की आई हुई होती है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, वो कहती है कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स चाहिए और ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, जबकि पहले से उसकी पसंद के प्रोडक्ट्स उसे दिए गए थे। यहाँ पर वो ये हंगामा खड़ा कर बैठी हुई है कि पर वो दूसरी लाइव स्ट्रीमर की चीजें क्यों लेना चाहती है। ये बातें सुनने के बाद ये भी उसी तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो दोनों लाइव स्ट्रीमर बैठी हुई थी, जिन लोगों को आज आर्ट स्कूल के बारे में बताना था। दूसरी तरफ टांग यांग दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रही होती है सब लोगों से। और ये भी बताती है कि उसे फूड में कितना इंटरेस्ट है। चीजों को लेकर वो फूड के एक्सपीरियंस को भी एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। अब इतने से इंट्रोडक्शन के बाद सभी लोग इसके लिए क्लैप्स करते हैं। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां दिखाई जाती है जो लाइव स्ट्रीमिंग के वेट पर बैठी हुई थी, और आपस की लड़ाई की वजह से अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रही थी। अब सभी लोग इनको लेकर बात कर रहे होते हैं और वैसे ही पीछे से जियांग शिंग आ जाता है और उन लड़कियों से पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो वो पूछते हैं कि हम कौन सी टीम से हैं। और उसी टाइम एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और जियांग शिंग से बात करने के लिए उसे वहाँ से साइड में लेकर जाती है। और जियांग शिंग भी उसकी बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जियांग शिंग के साथ काफी टाइम से चल रहा था और जल्दी ही बंद होने वाला था। और वो उसी चीज को दिखाते हुए उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे वो चीज देनी चाहिए जिसकी मैं डिमांड कर रही हूँ। कि लास्ट मोमेंट पर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, तुम्हें ये पहले ही कहना चाहिए था। पर अब जो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए सिलेक्ट हो चुकी है तुम्हें उसी का प्रमोशन करना चाहिए। पर वो कहती है कि देखो मेरा तुम्हारे साथ 6 मंथ का जो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट रह चुका है वो 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मुझे बहुत सी कंपनी से ऑफर भी आ रहे हैं, पर मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए सबको रिजेक्ट किया जा रही हूँ। आखिर इतने टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं इसी फ्रेंडशिप को लेकर, मैं तुमसे ये डायरेक्ट बात कर रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम सही सही बताओ, वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं। अभी भी घुमा फिरा कर सारी बातें कह रही होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है, तुम टर्मिनेट कर दो। पर इस मामले में तुमसे फैंग बात करेगा, ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता है। वो भी कहती है कि इस बात को लेकर तुम रिग्रेट मत करना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब डायरेक्टर जियांग जो मीटिंग के एंड होने के बाद टांग यांग से कह रहा होता है कि तुम्हें किसी भी चीज का कोई भी इशू हो तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो। इतना कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है और ये भी अपना ऑफिस ढूंढ रही होती है। ऑफिस मिलने के बाद जब ओपन करती है ऑफिस का सारा बेकार सामान वो इसके ऑफिस में रखा हुआ था। ये देखने के बाद वो सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और ये किसी और का काम नहीं होता है बल्कि डायरेक्टर जिंग का काम होता है। उसने ये जानबूझकर किया था ताकि ये यहाँ पर आने के बाद रिग्रेट फील करे और पूरे दिन उसको अपना ऑफिस ही ना मिले। और बड़े मजे से इस सीन को देखते हुए अपना बॉइल्ड एग खा रहा होता है और यहाँ तक अपना ऑफिस का कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। और जैसे ही बॉइल्ड एग खाकर फ्री होता है टांग यांग के पास आ जाता है जो एक स्टाफ से बात कर रही होती है। और जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है उसके पास आकर उसके ऑफिस को देखकर कह रहा होता है कि तुम तो अपने ऑफिस में बैठ भी नहीं सकती, हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, पर शॉर्ट नोटिस में तुम्हारा आने का पता लग गया इसलिए ये काम नहीं हो पाया। चलो उतने टाइम तक तुम्हें यहीं पर बाकी वर्कर के साथ बैठना, तुम्हारा ऑफिस एक हफ्ते में तुम्हें बिल्कुल नया ऑफिस जैसा मिल जाएगा। और वो कहती है कि नो इशू, मैं भी यहाँ बैठकर काम कर लूंगी। और फिर उसको फाइल्स दे दिए जाते हैं कि आपको ये से काम स्टार्ट करना होगा। और दूसरी तरफ जियांग शिंग दिखाया जाता है जो दूसरी लड़की की तरफ आ रहा होता है और वो उसे बताता है कि सारा प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। वो अपना एक न्यू प्रॉब्लम लेकर बैठ जाती है और सेक्रेटरी जियांग शिंग को अकेले में लेकर उससे बात करने लगती है और ये भी उसकी बातों को शांति से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हमें फैंग दिखाया जाता है जो लिफ्ट में तो आता है पर हाथ में कुछ पहना होता है और वो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस होता है। सभी लड़कियां उसे पूछने लगती है कि हाथ में ये क्या है। वो कहने लगता है कि ये कप होल्डर है, कितने अच्छी तरीके से कप होल्ड कर रखा है। एक लड़की की कॉफी लेकर दिखा रहा है और वैसे बातें करते हुए पीने लगता है तो सभी लड़कियां उसे रोकने लगती है और उसे भी याद आता है कि ये तो किसी और का कप था और जल्दी से उसका कप उसे वापस देने लगता है। तो वो कहती है कि नहीं आप ही पी लो। वो कहता है कि जरा भी फेस टच नहीं हुआ है, इसके साथ तुम पी सकती हो। ये कहकर उसे कॉफी वापस कर देता है। अब जियांग शिंग ने दूसरी लड़की की कंडीशन को मान लिया था और उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताने लगती है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देना चाहिए। और वो कहती है कि मैं 100% वाला काम करती हूँ और वो कहने लगता है कि 98 या 96% की हम गारंटी दे सकते हैं, यहाँ पर 100% की गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। और वो तो अपनी बातों पर अड़ी होती है। उसकी सेक्रेटरी भी उसे कहती है कि हमें बहुत अच्छा ऑफर उनके साथ मिला है तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और दूसरी लड़की की उन्होंने छुट्टी करवा दी है। अब ये बात सुनकर वो मान जाती है कि चलो ठीक है। अब सेक्रेटरी जियांशी को इशारा कर बता देती है कि वो मान गई है और जियांशिन भी अपने एम्प्लॉय को उसके पास भेज देता है उसे सब कुछ अच्छे से बताने के लिए और उसके साथ उसे क्या क्या बातें करनी है। फिर जियांशिन दिखाया जाता है मीटिंग वाले रूम में, उसके साथ वही वाली लड़की भी होती है जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। अभी भी वो कुछ बातें करना चाहती थी और जैसे ही फैंग आता है तो उसके हाथों को देखकर कहता है कि ये तुमने अपने हाथों को क्या कर लिया है। और वो उसे कहता है कि इस बात को इग्नोर कर दो और क्या बात हो रही है वो बात बताओ। और जियांशिन भी उसको इसके पास छोड़कर वहाँ पर चला जाता है और ये भी उस लाइव स्ट्रीमर से अच्छे से बात कर फैंग के पास आ जाता है। जियांशिन को अभी भी हो रहा होता है कि इसने हाथ में ये क्या पहना हुआ है और उसे कहता है कि इसे उतार दो और वो कहता है कि उसे उतार नहीं सकता। जियांशिन कहता है कि क्यों नहीं उतार सकते। वो कहता
है कि ग्लू लगी हुई है। वो पूछता है कि ग्लू किसने लगाई। वो कहता है कि कौन लगा सकता है, तुम्हारा गॉडसन। उसने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि इसे पहनो इसे पहनो। मुझे क्या पता था कि उसने पूरा इसे ग्लू से भर दिया और ये उतारने का नाम नहीं ले रहा। जब मैंने पहन लिया था तब मुझे रियलाइज हुआ अब मैं उसे उतार भी नहीं सकता। और आगे फिर से दोनों लाइव स्ट्रीमर को लेकर बात करने लगते हैं। मैंने उस लाइव स्ट्रीमर से अच्छे से बात कर ली है, अब वो तंग नहीं करेगी। अब ये सारी बातें करने के बाद फैंग इसके पास से चला जाता है तो इसको भी रिजर्वेशन का मैसेज आ जाता है। उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर करवाई थी और वो भी यही वाला मैसेज टोंग यांग को फॉरवर्ड कर कहता है कि तुम अपने कलीग्स को यहाँ पर ट्रीट दे सकती हो। ये मैसेज देखने के साथ ही वो कहती है कि तुम्हें कितना पता है कि मुझे आज फर्स्ट डे पर अपने कलीग्स को ट्रीट देना है। अब ये भी सब लोगों को इनवाइट करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर डायरेक्टर ऑलरेडी होता है क्योंकि सब लोग ऑफ करके जाने वाले थे। ये सबको इनवाइट करती है पर डायरेक्टर कहता है कि मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और ये सब लोगों से पूछती है कि क्या तुम सब लोग आओगे, और एक एक करके सभी लोग कोई ना कोई बहाना देकर मना कर देते हैं। मैं भी वो दूसरी लेडी डायरेक्टर से डरते थे। अब लास्ट में दूसरी डायरेक्टर बच जाती है और वो कहने लगती है कि मेरी बेबी सिटर घर पर नहीं आई है तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर सभी लोग गायब हो गए थे और अब ये पूरे ऑफिस को खाली देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में फैंग दिखाया जाता है जो जियांगशिन के पास आया हुआ आता है। उसके पास आकर कहने लगता है कि चलो कहीं खाने के लिए चलते हैं, टोंग यांग को भी बुला लो। तो वो उसे बताता है कि वो आज वो अपने फर्स्ट डे पर गई है और अपने कोलिग्स वगैरह को ट्रीट भी दे रही है तो वो वहाँ पर बिजी होगी, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो कहने लगता है कि हो अच्छा ऐसी बात है। और उसे ये भी पता लगता है कि रिजर्वेशन भी उसने करवा दी है। कहने लगता है कि तुम तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। तो वो कहने लगता है कि पहले कब नहीं सोचता था। तो वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मेरे लिए भी एक बुकिंग कर दो, पर ये उसके लिए कोई भी होटल वगैरह बुक नहीं करवा रहा होता है। अब फैंग जो इस कंपनी में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो कोलिग्स वगैरह उसके साथ पिक्स बना रही होती है और ज्यादा पिक्स बनवाने के बाद उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास आने के बाद कहता है कि तुम तो मुझसे जेलस फील होते होगे ना। तो वो उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे अभी बिल्कुल कार्टून लग रहे हो। ये पहनकर उसको तंग करने लगता है और फिर जल्दी से वो उसके हाथ से उसका फोन ले लेता है। सच में इसने कुछ ऐसा पोस्ट तो नहीं किया, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो तो बस इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा था। और दूसरी तरफ टोंग यांग अपना कैफे से खाना मंगवा कर खा रही होती है और उससे पहले पिक बनाकर जियांगशी को भेज देती है। इस खाने को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम खाने के लिए नहीं गई अपने कोलिग के साथ। तो वो कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं था, उन सबके पास अपना अपना कोई काम था इसलिए सबने मना कर दिया। कोई नहीं, चलो फिर कभी नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। पर यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और बातें करते करते उसे याद आता है कि उसके कपड़े उसके कार में रह गए थे तो उसे कहती है कि प्लीज डिलीवर करवा दो। वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं डिलीवर करवाऊंगा। फिर वो उसे कहती है कि मेरे कपड़े भी डिलीवर करवा देना और फिर कोई फेमस खाना भी भिजवा देना, मैं इन लोगों को वैसे यहीं पर ट्रीट देना चाहती हूँ। और ये भी उसे हाँ कह देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो पूछता है कि कहाँ पर जा रहे हो। वो कहता है कि टोंग यांग को ढूंढने के लिए। और वो कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए और फिर आप खुद ही वहाँ पर जा रहे हो। पर जियांगशिन अपना खुद ही चला जाता है। टोंग यांग अपना कॉफी लेने जाती है तो जियांगशिन खुद वहाँ पर डिलीवर करने आता है और उसे देखकर इतना खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम खुद ही डिलीवर करने आ गए हो। एक काफी अच्छी लेडी मुझे नीचे मिल गई थी, उसने कहा कि तुम खुद ही ऊपर डिलीवर करने के लिए लेकर जाओ, तो मैं खुद ही ऊपर डिलीवर करने के लिए आ गया। वो खाने की चीज लेकर दूसरे लड़के को पकड़ाती है और कहती है कि आप सभी इसे मिलकर खाओ। वो तो उस रेस्टोरेंट की चीजें देखकर बड़ी खुश होने लगती है। एक तो वो डिलीवर नहीं करता और ऊपर से उसकी डिशेस बहुत महंगी होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव खाना होता है और बहुत ही अच्छा भी। वो उसे कपड़े लेने के बाद कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे डिलीवरी के पैसे लेने जा रहे हो, पर वो तो उसके लिए यहाँ का खाना लेने के लिए जाती है क्योंकि उसने बोला था कि मुझे वहाँ का खाना चाहिए। और साथ में टोंग यांग उसे नीचे छोड़ने के लिए भी जा रही होती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि काफी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो इतना प्रोटोकॉल तो बनता ही है। और ये सुनने के बाद वो जो सरप्राइज गिफ्ट लाता है वो उसे दिखाता है और वो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है। ये सुनने के बाद वो उसे कहती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं पहना देते। और वो नेकलेस उसके करीब आकर उसे पहना रहा होता है। नेकलेस पहनाता है। टोंग यांग नेकलेस को देखकर कहने लगती है कि ये नेकलेस बहुत ही प्यारा है। तो जिंगशांग कहता है कि इस हैंडसम डिलीवरी बॉय की तारीफ होनी चाहिए। ये सुनकर तो टोंग यांग साइड में खड़ी हो जाती है। तो जिंगशांग पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। टोंग यांग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो, कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं। टोंग यांग की इस बात पर जिंगशान स्माइल करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर आते हैं तो जिंगशान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बाहर छोड़ने नहीं आओगी। तब टोंग यांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने भी आई थी और मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी है। ये सुनकर जिंगशान हंसने लगता है और कहता है कि क्यों ना हम आज साथ में डिनर करें। टोंग यांग उसे कहती है कि आज मैं ओवर टाइम काम करने वाली हूँ तो मेरा इंतजार मत करना। तो जिंगशान कहता है कि तुम्हारा इंतजार करने के लिए मैं बहुत बिजी हूँ। इतना कहकर जिंगशान भी वहाँ से चला जाता है। टोंग यांग अपना मीटिंग अटेंड करके बाहर आती है तो उसे मालूम होता है कि यू ने जिंगशान की कंपनी छोड़ दी है। ये देखकर जल्दी से टोंग यांग फैंग को कॉल लगाती है और टोंग यांग फैंग से इस बारे में पूछती है। तो फैंग कहता है कि शिंगमिना और यू का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक खराब प्रोडक्ट की वजह से बहस हुई थी, जिसकी वजह से जिंगशान ने ये फैसला किया है कि वो यू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। टोंग यांग कहती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जिंगशान मुझसे ऐसे मिलकर गया कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो फैंग उसे कहता है कि तुम तो जिंगशान को जानती ही हो। और
उसके बाद टोंग यांग जिंगशान को कॉल करके कहती है कि हम दोनों डिनर के लिए चलते हैं। अब टोंग यांग जिंगशान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिंगशान कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। इस रेस्टोरेंट का एक नई डिश है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इनका रेड चिकन कॉर्ड पसंद है और मैं उन दोनों में से एक डिश सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं दोनों भी ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों इतना सारा खाना नहीं खा सकते। और टोंग कहते हैं कि तुम इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझते हो। जिंगशान कहता है कि हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टोंग यांग कहती है कि इस बार मैं तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। इस बार हम रेड चिकन कॉर्ड खाएंगे और अगली बार हम दोनों यहाँ की स्पाइसी फिश खाने के लिए आ जाएंगे। और जिंगशान कहता है कि ठीक है। और फिर टोंग यांग कहती है कि मैंने तुम्हारे और यू के बारे में न्यूज देखी है। जिंगशान कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। टोंग यांग कहती है कि क्या तुम्हें इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जिंगशान उसकी तरफ टिश्यू पेपर रखते हुए कहता है कि मुश्किल तो होगी लेकिन प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल नहीं है। टोंग यांग उसे टिश्यू पेपर पर ऑरेंज पिल रखकर कहती है कि तो फिर ठीक है। जिंगशान उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे साथ लंच पर नहीं गए इसलिए, या फिर तुम्हारा ऑफिस ना मिलने पर इसीलिए अपसेट हो, या फिर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें डरा रहा है? टोंग यांग कहते हैं कि डायरेक्टर तो मुझे इतना बताना चाहता है कि इस डिवीजन का इंचार्ज वो है, मैं नहीं, और जहाँ तक मेरे ऑफिस की बात है वो अब तक रेडी हो गया होगा। जिंगशान कहता है कि तुम्हें जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना। और नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों बाहर आते हैं, जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हारे कम्युनिटी तक तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा और फिर फैंग मुझे वहाँ पर आकर पिक कर लेगा। टोंग यांग कहती है कि दिन के वक्त फैंग तुम्हारा पार्टनर होता है और रात में वो प्लेयर हाउस का ओनर बन जाता है। टोंग यांग कहती है कि तुम मुझे फैंग की कोई फोटो दिखाओ। तो जिंगशान कहता है कि मेरे पास फैंग की कोई फोटो नहीं है और वैसे भी तुम चैंग के बहुत क्लोज हो और फैंग को उससे डर लगता है और अगर चैंग गुस्सा हो गए तो फैंग को तो जमीन पर सोना पड़ेगा। जिंगशान कहता है कि तुम गलत कह रही हो, चैंग उसे जमीन पर नहीं सोने देगी बल्कि फैंग को तो अपने बेटे के साथ सोना पड़ेगा। और फिर जिंगशान कहता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले ही फैंग का बेटा पैदा हुआ था लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है। टोंग यांग कहती है कि वाकई में वक्त बहुत जल्दी गुजर गया है। और जिंगशान कहता है कि हम दोनों भी एक दूसरे को 13 साल से जानते हैं। अब ये दोनों कम्युनिटी के पास आते हैं तो फैंग पहले से ही जिंगशान का वेट कर रहा होता है। और फिर जिंगशान टोंग यांग से पूछता है कि तुम्हारा वीकेंड पर क्या प्लान है? टोंग यांग कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनते ही जिंगशान और फैंग हंसने लगते हैं। तो फिर टोंग यांग कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें फोर्स नहीं करती, ये तुम्हारा लक है। ये सुनकर जिंगशान भी कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम भी मुझे हर वक्त फोर्स करती रहती है ब्लाइंड डेट के लिए। तो फैंग कहता है कि तुम दोनों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। मेरी वाइफ आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर नॉवेल्स पढ़ रही है। जो भी मेन लीड्स होते हैं वो अपनी मॉम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर टोंग यांग और जिंगशान दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम मजाक मत किया करो। उसके बाद जिंगशान कार में बैठ जाता है और टोंग यांग को अपने ब्लाइंड डेट के लिए गुड लक कहता है और फिर यांग को चिढ़ाने के लिए फनी शक्लें बनाने लगता है। टोंग यांग ये देखकर हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती? फैंग कहता है कि अब तुम दोनों बस भी करो और टोंग यांग से कहता है कि अपना बाजू पीछे कर लो वरना विंडो में आ जाएगा। उसके बाद फैंग भी उसको चिढ़ाने लगता है और जिंगशान को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फैंग जिंगशान को कहता है कि तुम्हें टोंग यांग को डेट कर लेना चाहिए। तो जिंगशान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस पर फैंग उसे कहता है कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो जिंगशान फिर से वही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फैंग कहता है कि टोंग यांग का जो फर्स्ट लव था वो भी तो उसका दोस्त ही था। तब जिंगशान कहता है कि उनकी दोस्ती हमारी दोस्ती जैसी नहीं थी और जिंगशान कहता है कि मैं अपने दोस्त को भला कैसे डेट कर सकता हूँ। इस पर फैंग कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? और जिंगशान कहता है कि अगर मेरी टोंग यांग को लेकर नियत खराब है तो हम दोनों का आज कार एक्सीडेंट हो जाए। इस पर फैंग कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और इतने में उनकी टक्कर एक बाइक से हो जाती है और ये सब देखकर जिंगशान खुद ही हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या ये किसी किस्म का कर्स है? इस पर फैंग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने अंजाम देख लिया ना। इसके बाद जिंगशान जब घर जा रहा होता है तो उसे डस्टबिन में एक फ्लावर पॉट मिल जाता है जिसे वो अपने घर लेकर जाता है साथ में। जिंगशान की मॉम उसे देखकर कहती है कि ऊपर जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। इस पर जिंगशान कहता है कि पुराने बिल्डिंग्स की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी नहीं है। उस पर जिंगशान कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ लेकिन आप मूव करने के बाद मानती ही नहीं है। इस पर उसकी मॉम कहती है मैं तो मूव कर सकती हूँ लेकिन मेरे साथ ये पेड़ पौधे नहीं लेकर जा सकती। फिर जिंगशान से मॉम कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम टोंग यांग को घर पर लेकर आओ डिनर के लिए। बाहर खाने में और घर पर खाने में बहुत फर्क होता है। और जिंगशान कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं टोंग यांग के साथ डिनर के लिए गया था? तब उसकी मॉम उसे कहती है कि पहले तुम सिर्फ फैंग के साथ हैंग आउट करते थे, अब जब टोंग यांग वापस आ गई है तो ये जाहिर सी बात है कि तुम उसके साथ ही हैंग आउट करोगे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है
कि टोंगयांग को अपना ऑफिस मिल गया है और आगे के सीन में दिखाया जाता है कि जिंगशान की कंपनी ने चेंगमिना के साथ एक लाइव स्ट्रीमिंग ऑर्गेनाइज की है और सब लोग उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और जिंगशान कहता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस की जरूरत है। चेंगमिना के असिस्टेंट जिंगशान के असिस्टेंट को कहती है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तब जिंगशान कहता है कि टाइम हो गया है लाइव स्ट्रीमिंग का, हमें स्टार्ट करना चाहिए। जिंगशान का असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम्हारा कप्स का हुफ कहाँ पर गया। जिंगशान भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहाँ पर चला गया होगा। और फिर फैंग कहता है कि गाड़ी में तो कप हुप्स लगा हुआ था। अब ये लोग हुप को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। और तब चेंगमिन अपना एक ईयरिंग उतार कर उसे दे देती है और कहती है कि हो सकता है इससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। अब जिंगशान भी उसको कप्स हुप की तरह इस्तेमाल कर लेता है। चेंगमिन उससे पूछती है कि क्या इससे तुम्हारी कुछ मदद हुई है। तब जिंगशान कहता है कि ये परफेक्ट है। आगे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है और आगे जिंगशान कहता है कि आपसे चेंगमिना हमारे साथ काम करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों अपने साइनिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देते हैं। चेंगमिना जब यहाँ से जाने वाली होती है तो टेबल की वजह से गिरने वाली होती है। इतने में जिंगशान चेंगमिना की मदद करता है और वहाँ पे ठहरे सभी मीडिया वालों ने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया था। और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाते हैं तब एक फोटोग्राफर बात कर रही होती है कि जिंगशान का कप हुप चेंगमिन के नेकलेस से मिलता है। और वो फोटोग्राफर ये भी कहती है कि शायद वो दोनों बताना चाहते हैं कि वो दोनों कपल्स है। और ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल भी हो चुकी होती है। और रात में टोंगयांग इसी न्यूज पर लोगों की कमेंट्स पढ़ रही होती है। ये देखकर जिंगशान कहता है कि तुम्हें ये कमेंट्स और पढ़ने की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं उसे डेट नहीं कर रहा। टोंगयांग कहती है कि तुम उसे डेट भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच हो। फिर कहती है कि ये तो गलत है, अपने मॉम्स का प्रेशर हम दोनों को मिलकर बर्दाश्त करना था। अगर तुम इतनी जल्दी किसी को ढूंढ लोगे तो सारा प्रेशर मुझ पर आ जाएगा। तब जिंगशान कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ये टॉपिक नहीं छोड़ने वाली। टोंगयांग कहती है कि मैं जब से वापस आई हूँ मुझे मेरी मॉम दिन में 3 बार कॉल करती है। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं थक गई हूँ। फिर मॉम मुझसे कहती है कि मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिंगशान कहता है कि तुम्हारी मॉम को इस बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। टोंगयांग कहती है कि तुम्हारे होने का क्या फायदा है, हम दोनों तो साथ में सिर्फ गेम देख सकते हैं। इस पर जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हें चेयर अप कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। टोंगयांग कहती है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, अपने खुद के इशू के लिए तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। फिर टोंगयांग कहती है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। ये सुनकर जिंगशान कहता है कि तुम कोई अच्छी बातें क्यों नहीं करती। और फिर टोंगयांग उसका कान पकड़ लेती है और फिर कहती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और जिंगशान उससे माफी मांगने लगता है और फिर कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। फिर टोंगयांग कहती है कि मैंने इतनी भी जोर से तुम्हारा कान नहीं खींचा। और इस पर जिंगशान कहता है कि ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। इस पर टोंगयांग कहती है कि इस नाते मैं तुम्हारी एक्टिंग टीचर हुई। और फिर कहती है कि तुम्हें अपने एक्टिंग टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर जिंगशान कहता है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता पर ये तो जरूर कर सकता हूँ। कहकर उसके सिर पर हाथ सहलाने लगता है। और उसके बाद टोंगयांग हॉटपॉट ट्राई कर रही होती है और जिंगशान से कहती है कि ये हॉटपॉट खाकर तो मुझे हमारे पुराने टाउन वाला हॉटपॉट याद आ गया है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो शॉप बंद हो गई है। इस पर जिंगशान कहता है कि वो शॉप बंद नहीं हुई है बल्कि वो शॉप कहीं और मूव हो गई है। टोंगयांग कहती है कि फिर किसी दिन हम वो हॉटपॉट खाने चलेंगे। और आगे सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि शायद ये वही हॉटपॉट शॉप है। और आगे के सीन में चेंगमिन दिखाई जाती है और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हर बार आपके बारे में कोई न कोई रूमर बन ही जाता है। और वो एक आदमी का कमेंट पढ़कर सुना रही होती है जिसमें लिखा होता है कि आप जल्दी शादी कर लोगे। ये सुनने के बाद तो चेंगमिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है और बात को चेंज करने के लिए अपने सेक्रेटरी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद चेंगमिन सोने से पहले एक लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है। उस लाइव स्ट्रीमिंग के नीचे रोबोट लिखा हुआ आ रहा होता है और इस स्ट्रीम के पीछे जिंगशान का फ्रेंड चेंग होता है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चेंगमिना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर चेंग से पूछते हैं कि क्या तुमने चेंगमिना के रिसेंट फोटोज देख ली है। तो चेंग कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले लास्ट वीक का काम पूरा कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और हमें टोंगयांग दिखाई जाती है जो अपने एक कलीग के साथ मीटिंग कर रही होती है और वो उसे कुछ मूनलाइट मीडिया के बारे में बता रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद टोंगयांग को जिंगशान का कॉल आ जाता है और जिंगशान उसे पूछता है कि तुम काम से कब फ्री होगी, मॉम ने तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। इस पर टोंगयांग कहती है कि काम से तो मैं 6 बजे ही फ्री हो जाऊंगी, लेकिन काम से मुझे पुराने टाउन में साइट विजिट करने जाना है, क्यों ना हम आज हॉटपॉट वाले शॉप पर मिले। जिंगशान कहता है कि तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया हो तो और तुम्हारा टाउन में घूमने का मन करे तो हमारी कंपनी का फ्रंटमैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, वो तुम्हें विजिट करवा सकता है। टोंगयांग कहते हैं कि वो लड़का तुम तो नहीं हो सकते।
थे। जिंगशान कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेशरम दिखाई देता हूँ? वाकई में बहुत टैलेंटेड और हैंडसम है। ये सुनकर टोंगयांग कहती है कि क्या वो वाकई में हैंडसम है? तो जिंगशान कहता है कि मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। तो टोंगयांग कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, इतने सालों में तुमने कोई अच्छा काम किया है? ये कहकर टोंगयांग कॉल कट कर देती है। जिंगशान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जो मीडिया यूनिट से लड़का है उसका नाम क्या है? मेरे पास उसके लिए काम है। उसके साथ ही उसको शेंगमिना के मैनेजर का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि एक जरूरी काम की वजह से हम दोपहर के मीटिंग में नहीं आ सकते। जिंगशान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई और कहता है कि कोई बात नहीं। जिंगशान टोंगयांग से मिलने के लिए आ जाता है और टोंगयांग उससे कहती है कि तुम और यंग और टैलेंटेड हो। जिंगशान कहता है कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। टोंगयांग कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो जिंगशान कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई थी वो मुझे डिस्क्राइब करती है और टोंगयांग उसके इस बातों पर उसका मजाक उड़ाने लगती है। और अगले सीन में टोंगयांग कहती है कि ये तो वही बुक स्टोर है ना जहाँ पर हम आया करते थे। जिंगशान कहता है कि हाँ वही है और ये दोनों बुक स्टोर के अंदर आ जाते हैं। टोंगयांग कहती है कि ये पहले से बहुत ज्यादा बदल गया। आगे जिंगशान कहता है कि ये कॉर्नर तुम्हें याद है, यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है। टोंगयांग कहती है कि हाँ एक बार हम दोनों की बहस हो गई थी जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। जिंगशान कहता है कि ऐसा नहीं था। तो टोंगयांग कहती है कि ऐसा ही था। और यहीं पर प्रेजेंट वाला सीन रुक जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बहस करने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। फैंग जिंगशान से कहता है कि तुम्हें टोंगयांग से माफी मांग लेनी चाहिए, पर वो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। फैंग टोंगयांग से कहता है तुम तो इससे बात कर लो, लेकिन टोंगयांग भी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और ये दोनों इशारों से एक दूसरे से बता रहे होते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। थोड़ी देर बाद जिंगशान वहाँ से उठकर चला जाता है। तो फैंग कहता है कि मैं इसको वापस लेकर आता हूँ। इतने में वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है टोंगयांग के लिए कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम जल्दी से तुम्हारे भाई के पास आ जाओ। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर टोंगयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिंगशान कहता है कि क्या आप दोबारा से अनाउंसमेंट करेगी? और वो लेडी कहती है कि वो इस बुक स्टोर में नहीं घूमेगी। और तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है? किसी के भी नाम में डैड नहीं आता। जिंगशान कहता है कि आपको पता नहीं होगा लेकिन ये नाम होता है। और इतने में ही पीछे से टोंगयांग आकर उसका कान पकड़ लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? और जिंगशान डैडी कहता है। ये सुनकर टोंगयांग बहुत ज्यादा हंसने लगती है और जिंगशान और टोंगयांग पुराने टाउन को विजिट करते हुए वहाँ के स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। और अभी ये यहाँ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उतने में ये अनाउंसमेंट होती है कि सिटी मैनेजमेंट यहाँ पर आ रही है। तो सभी शॉप वाले अपने अपने टेबल और चेयर्स उठाने लगते हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान होने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। उतने में पुलिस वाला वहाँ पर आकर सभी शॉप वालों से कह रहा होता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा कि रोड को ब्लॉक मत किया करें। टोंगयांग जब अपने कोलिग को देखती है तो वो जिंगशान से कहती है कि तुम्हें मुझे अपने इस कोलिग से बचाना होगा। और टोंगयांग जिंगशान को साइड में लेकर आकर कहती है कि हमें ये जल्दी से खत्म करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन टोंगयांग का ये कलीग यहाँ पर आ जाता है। ये देखते ही जिंगशान चुपचाप से साइड में चला जाता है। टोंगयांग ये कहने ही वाली होती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन वो देखती है कि जिंगशान तो साइड में चला गया है। और फिर वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर ये खाने के लिए आई थी। और ये पुलिस ऑफिसर जांग को जानता होता है। जब पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये जांग की लीडर है तो वो दोनों टोंगयांग को फोर्स करने लगते हैं कि आपको अंदर बैठकर खाना चाहिए। टोंगयांग बड़ी मुश्किल से उन्हें मना करती है और कहती है कि मुझे जरूरी काम है। ये कहकर वासी चली जाती है और जिंगशान भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। जब ये दोनों साइड पर आते हैं तो जिंगशान उसके कोलिग की नकल करते हुए टोंगयांग को तंग कर रहा होता है। तो टोंगयांग उसे कहती है अब तुम बस करो, तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो। टोंगयांग कहते हैं कि मुझे एम्बेरस फील मत कराओ। तो जिंगशान कहता है कि क्या तुम्हें सच में एम्बेरस फील हुआ है? तो टोंगयांग कहती है कि मेरे उस कोलिग ने कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे एम्बेरस फील करवाने के लिए। और फिर जिंगशान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारा सीक्रेट रास्ता याद है? जब भी हम स्कूल से लेट होते थे तो हम उसी रास्ते से स्कूल से जाते थे। टोंगयांग कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और फिर ये दोनों वो सीक्रेट रास्ता देखने के लिए आ जाते हैं। जिंगशान कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। टोंगयांग कहती है कि मुझे याद आया जब हम सेकेंड ईयर में थे, फ्राइड चिकन और बंस खाते हुए जा रहे थे तो हमारा सामना एक डॉग से हुआ था। उस डॉग को देखकर तुम इतने ज्यादा पैनिक हो गए थे कि तुम उसे देखते ही भाग गए, जबकि मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। जिंगशान कहता है कि मैं अकेला नहीं भाग रहा था, तुम भी मेरे साथ भाग रही थी। तो टोंगयांग कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से भागना पड़ा। जिंगशान कहता है कि अब मेरा सामना उस डॉग से हुआ तो मैं उसे देखकर भागूंगा नहीं बल्कि उसका सामना करूंगा। और उतने में ही वो डॉग वहाँ पर आ जाता है। टोंगयांग उसे देखकर रुक जाती है और कहती है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है। फिर वो डॉग जिंगशान को देखते ही भौंकना स्टार्ट कर देता है। उस डॉग को देखते ही जिंगशान डर जाता है और टोंगयांग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिंगशान कहता है कि मुझे आमतौर पर डॉग से डर नहीं लगता, लेकिन इस डॉग को देखो, ये डॉग पागल है। टोंगयांग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिंगशान कहता है कि पहले तुम भागो फिर मैं तुम्हें कवर करूंगा। इसकी बात अभी पूरी ही नहीं होती, टोंगयांग वहाँ से भाग जाती है। जैसे जिंगशान ये देखता है कि टोंगयांग भाग गई, ये भी तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है।
जब ये दोनों भागकर यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो ये डॉग फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब टोंगयांग जिंगशान से कहती है कि तुम पैनिक मत होना, मेरे पास स्प्रे है। जिंगशान कहता है कि जल्दी से मुझे वो स्प्रे दे दो। वो जल्दी से स्प्रे निकालकर जिंगशान को देती है। जिंगशान वो स्प्रे डॉग पर फेंकता है लेकिन वो स्प्रे साइड पर जाकर गिर जाता है। ये देखकर टोंगयांग कहती है कि तुम्हारा तो निशाना भी ठीक नहीं है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये डॉग उनके पास आ रहा होता है, लेकिन ये डॉग इन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखकर टोंगयांग कहती है कि वो पागल नहीं है बल्कि हम दोनों पागल हैं। जिंगशान उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टोंगयांग कहती है कि क्या एक लड़का और लड़के का हाथ पकड़ना नॉर्मल है, तो जिंगशान कहता है कि हाँ, और टोंगयांग कहते हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो अजीब लगता है। जिंगशान कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा अजीब है। टोंगयांग कहते हैं कि फिर तुम मेरा हाथ छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहता है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। टोंगयांग कहते हैं कि मैं 3 तक काउंट करूंगी और जब वो 3 तक काउंट करती है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। अब ये दोनों जाने वाले होते हैं तो जिंगशान बार बार टोंगयांग को देख रहा होता है। टोंगयांग कहती है कि तुम मुझे बार बार ऐसे क्यों देखे जा रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरे पाँव पर खड़ी हो। ये देखते ही टोंगयांग पीछे हो जाती है। अब ये दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो जिंगशान कहता है कि तुम सही कह रही हो, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी कंपनी इतने अच्छे से नहीं चल रही होती। टोंगयांग कहती है कि तुम बहुत ही बेशरम हो, दिन में तुम झूठ बोल रहे हो। जिंगशान कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। टोंगयांग कहती है कि तुम इस तरह से ही बातें करते रहोगे तो तुम चलते हुए गिर जाओगे। जिंगशान कहता है कि चलते हुए गिरना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। टोंगयांग कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इतने में उसका पैर मुड़ जाता है। जिंगशान पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। टोंगयांग कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जिंगशान अचानक से जाने लगता है। टोंगयांग कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। कुछ देर बाद जिंगशान एक स्टिक लेकर आकर उसके हाथ में देता है। टोंगयांग कहती है कि मैं इसका क्या करूंगी। जिंगशान कहता है कि तुम इसकी मदद से चल सकती हो। ये सुनकर टोंगयांग को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो उस स्टिक की मदद से चलना शुरू कर देती है। जिंगशान कहता है कि क्या मैं तुम्हें उठा लूं। टोंगयांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। टोंगयांग गाड़ी में बैठ जाती है तो जिंगशान उसके पैर पर दवाई लगा रहा होता है और जिंगशान कहता है कि बड़े होने के बावजूद भी तुम लापरवाह हो। इस पर टोंगयांग कहती है कि तुम्हें तो अभी भी डॉग से डर लगता है। इतने में टोंगयांग को उसके डायरेक्टर का कॉल आता है। उसको उसके डायरेक्टर के साथ डिनर पर जाना होता है। ये सुनकर जिंगशान अपसेट हो जाता है और कहता है कि अब हम हॉटपॉट खाने नहीं जा सकते। टोंगयांग कहती है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही होगा। जिंगशान कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम्हारा डायरेक्टर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कहेगा। टोंगयांग कहती है कि इसलिए तो मैंने रिजर्वेशन फेंक के रो हाउस में करवा दी है। इस पर जिंगशान कहता है कि मैं सोचता हूँ कि सब अच्छा हो जाए। वो उसे छोड़ने जाता है। नेक्स्ट सीन में टोंगयांग अपने कोलिग के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है और उन्होंने टोंगयांग की जगह डायरेक्टर के साथ रखी होती है, लेकिन टोंगयांग ने अपनी कोलिग लिंक के साथ बैठ जाती है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे नापसंद करती हो। टोंगयांग कहती है कि मुझे हल्का सा जुकाम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। डायरेक्टर कहते हैं कि हमारी पहली गैदरिंग है तो मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाता हूँ। और यहाँ पर टोंगयांग मेडिसिन ले रही होती है, उतने में डायरेक्टर पीछे से आकर उसके पास बैठ जाता है और जो दूसरी लेडी डायरेक्टर होती है वो ये सब नोटिस कर रही होती है और डायरेक्टर कहते हैं कि टोंगयांग को अपने डिवीजन में वेलकम करने के लिए उसे ड्रिंक करना चाहिए। टोंगयांग यहाँ पर चाय पी रही होती है तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ ड्रिंक करना चाहिए। इस पर टोंगयांग कहती है कि मैंने अभी मेडिसिन ली है तो मैं इस पर अल्कोहल नहीं पी सकती। जिंगशान जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसको याद आता है कि उसने टोंगयांग से पूछा था कि तुम्हारे कॉलिग्स कैसे हैं। तब टोंगयांग जवाब देती है कि मेरे कॉलिग्स तो अच्छे हैं, पर जो डायरेक्टर है उसको दूसरों से बात करते हुए उनके हाथों पर हाथ रखना पसंद है। इसी वजह से जिंगशान वहाँ पर आ जाता है और जिंगशान नोटिस करता है कि डायरेक्टर जानबूझकर टोंगयांग के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि ये जगह फैंग की होती है जिंगशान यहाँ पर वेटर बनकर आ जाता है। जिंगशान टोंगयांग की कॉलिग्स को सर्व कर रहा होता है तो टोंगयांग उसे देख लेती है और उसे पहचान जाती है। अब बारबेक्यू के दौरान जिंगशान डायरेक्टर की सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही डायरेक्टर टोंगयांग के ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है जिंगशान आकर कहता है कि आपको ये मीट कट करवाना है। टोंगयांग हाँ बोलती है। जिंगशान ये काम बहुत स्लोली कर रहा होता है ताकि डायरेक्टर उसके पास न जा सके और अब डायरेक्टर जिंगशान से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और आगे जैसे जिंगशान ये नोटिस करता है कि डायरेक्टर टोंगयांग के प्लेट में खाना रखने वाला है। जिंगशान टोंगयांग की प्लेट उठाकर खाना डस्टबिन में फेंक देता है तो डायरेक्टर उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिंगशान कहता है कि माफ करना, मुझे लगा ये कचरा है। और फिर से डायरेक्टर टोंगयांग से कहते हैं कि तुम फ्रूट वाइन तो पी ही सकती हो और फिर वो टोंगयांग को फोर्स करते हैं। टोंगयांग मना करती है। दूसरी डायरेक्टर भी ये सब देख रही होती है। टोंगयांग बार बार उन्हें मना कर रही होती है लेकिन डायरेक्टर टोंगयांग की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो डायरेक्टर मिसी कहती है कि टोंगयांग को सबने मेडिसिन लेते हुए देखा है। इस पर डायरेक्टर टोंगयांग से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती और टोंगयांग को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहता है। इतने में जिंगशान सूप लेकर वहाँ पर आता
है और जानबूझकर डायरेक्टर के ऊपर गिरा देता है। डायरेक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाओ। अब फैंग यहाँ जिंगशान को देखकर स्पीचलेस हो जाता है और फैंग एम्प्लॉय की तरह उसको डांटने लगता है और इन दोनों की ओवर एक्टिंग देखकर टोंग यांग को हंसी आ रही होती है। जिंगशान डायरेक्टर से माफी मांग रहा होता है तो फैंग कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फैंग डायरेक्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि आपको इस खाने की बिल देने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए कपड़े भी प्रिपेयर करवा दिए हैं और ये यहाँ के वेटर्स का यूनिफॉर्म होता है। ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है और फैंग डायरेक्टर से कहता है कि आप हमें अपना एड्रेस दे दे, आपका सूट वॉश करके हम आपके एड्रेस पर भिजवा देंगे। और टोंग यांग यहाँ पर खांसी का बहाना करते हुए जिंगशान का हाथ साफ करने लगती है। घर जाते हुए जिंगशान टोंग यांग से कहता है कि तुम तो बहुत ही काइंड हो, तुमने एक वेटर का हाथ साफ किया है। टोंग यांग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि वो वेटर तुम हो। जिंगशान कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो वेटर मैं था। इस पर टोंग यांग कहती है कि तुम्हारी आंखों से ही मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। टोंग यांग कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में मेरी इतनी फिक्र थी कि मेरे कोलिग्स मुझे बुली करेंगे। जिंगशान कहता है कि हाँ थोड़ी सी तो थी। इतने में टोंग यांग का घर भी आ जाता है और टोंग यांग उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा आज कोई दूसरा इंटेंशन था मेरे पास आने का। जिंगशान कहता है कि कौन सा इंटेंशन, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा है कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये देखने के लिए कि क्या मैं सच में अपने कॉलिग के साथ ही डिनर पर आई हूँ या फिर किसी ऐसे वाइल्ड आदमी के साथ डिनर पर आई हूँ। ये सुनकर तो जिंगशान हंसने लगता है पहले तो और फिर उसे कहता है कि अब तुम चली जाओ मेरे कार से। टोंग यांग स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। कार से उतरने के बाद वो जिंगशान को बाय करते हुए जाती है तो जिंगशान उसे ही देखता रहता है थोड़ी देर के लिए और उसके अंदर चले जाते ही वो वहाँ से अपने कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब जिंगशान फैंग के साथ लेट नाइट स्नैक खाने के लिए आता है और फैंग उसे कहता है कि आज तुम कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हो। जिंगशान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं नॉर्मल ही हूँ। और दूसरे टेबल पर चेंग बैठा होता है और वो जिंगशान से कहता है कि तुम्हें टोंग यांग पर क्रश है। ये सुनकर जिंगशान कहता है कि तुम्हें फिजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर फैंग कहता है कि इसके और टोंग यांग के साथ होने के चांसेस 0 के बराबर है। चेंग कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। टोंग यांग के वापस आने की खुशी में ये इतना ज्यादा खुश हो गया था और फिर इसने टोंग यांग के लिए आउट ऑफ स्टॉक नेकलेस भी खरीदा और तुम्हें पता था कि टोंग यांग के साथ इस डिनर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए तुमने उसको बचाने के लिए वेटर बनने का नाटक भी किया और अब जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से जानता हूँ लेकिन मैं टोंग यांग को पिछले 13 सालों से जानता हूँ और मैं टोंग यांग के बगैर ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं बना पाता और अगर ऐसा कुछ होना होता तो हम दोनों के बीच पहले ही हो चुका होता और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और अगर मैं मुसीबत में होता तो टोंग यांग भी बिल्कुल ऐसा ही कर और टोंग यांग हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, इसलिए ऐसी बकवास मैं फिर से तुमसे नहीं सुनना चाहता। और ये सुनकर चेंग हंसने लगता है। अगले दिन सुबह जब फैंग वापस घर आता है तो जिंगशान की मॉम उसकी वाइफ को ताजा सब्जियां देने के लिए आई होती है और फैंग जिंगशान की मॉम को जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ बता रहा होता है। ये सुनकर जिंगशान की मॉम बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि मैं और मिसेस जाओ इन लॉस बन सकते हैं। और डांस क्लास में जिंगशान की मॉम टोंग यांग की मॉम को सारी बातें बता रही होती है लेकिन फिर ये दोनों साथ में एक ही बात कह रही होती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप में होना नामुमकिन है। टोंग यांग को जिंगशान ने जो अनार भेजे होते हैं टोंग यांग उसकी पिक्चर खींच के जिंगशान को भेज देती है और फिर जिंगशान उसे बता देता है कि मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और फिर खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या मुझे वाकई टोंग यांग पर क्रश है, लेकिन फिर ये खुद ही सोचता है कि ऐसा होना नामुमकिन है और यही सोचकर वो टोंग यांग को मैसेज नहीं करता। यहीं पर प्रेजेंट वाला सीन कट हो जाता है और पास्ट वाला हाई स्कूल वाला सीन दिखाया जाता है। स्कूल से घर जाते टाइम ये दोनों फ्राइड चिकन खाते हुए जाते हैं रास्ते पर। उतने में ही टोंग यांग देखती है कि उनके सामने एक डॉग आकर खड़ा हो गया है और वो जिंगशान को बताती है। जिंगशान तो डॉग को देखते ही भाग जाता है और टोंग यांग भी उसके पीछे भागती है और डॉग भी उनके पीछे भागने लगता है और टोंग यांग कहती है कि ये फ्राइड चिकन उसको दे देते हैं। जिंगशान वो सारे फ्राइड चिकन डॉग के पास हवा में फेंक देता है और वो डॉग एक ही जंप पर उस फ्राइड चिकन को पकड़ कर खा जाता है। ये देखकर दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये जिंगशान बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए अपनी कंपनी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और आगे जुजियांग ग्रुप दिखाया जाता है। जुजियांग ग्रुप का जिंगशान के बैंक के साथ दूसरे बैंक के साथ एक जॉइंट लोन एग्रीमेंट चल रहा होता है। इस ग्रुप की चेयरवुमन होती है वही मिस्टर जाओ से कहती है कि आपको एजुयांग पर नजर रखनी होगी और मिस वै कहती है कि आप सब लोग मेरे और मिस्टर गैंग के रिलेशन को जानते हैं, इसलिए ये मिस्टर जाओ से कहती है कि आपको ही ये काम करना होगा। मिस्टर जाओ भी ठीक है कहते हैं और मिस वै कहती है कि मैंने सुना है कि हेडक्वार्टर्स ने टोंग यांग को हायर किया है और इस पर मिस्टर जाओ कहते हैं कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो मेरी जूनियर थी। आगे टोंग यांग को दिखाया जाता है उसके ऑफिस में उसकी एक कोलीग उसके लिए कुछ केसेस के फाइल्स लेकर आती है और उनमें से वो स्पेशल केसेस के फाइल्स और रेगुलर केसेस के फाइल अलग करके देती है और इस पर टोंग यांग उसे थैंक यू कहती है। और रात को जब ये घर पर होती है
तो ये बार बार अपने फोन को चेक कर रही होती है और इसे जब पता चलता है कि अवार्ड जिंगशान की कंपनी को मिला है तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जिंगशान को मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। मैसेज करने के बाद टोंगयांग जिंगशान को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल करते ही टोंगयांग उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी ट्रॉफी देख सकती हूँ? तो जिंगशान कहता है कि पहले तुम्हें मुझे देखना चाहिए, क्या तुम अपने दोस्त को मिस नहीं कर रही हो? टोंगयांग कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी देख लिया, तो मुझे तुम ट्रॉफी दिखाओ अपनी। इतने में टोंगयांग की मॉम भी आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुमने अवार्ड जीता है? मैं भी ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। और जिंगशान अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए कहता है कि ये अवार्ड टॉप 10 में ना आने वाली कंपनीज को मिला है। ये देखकर टोंगयांग और उसकी मॉम बहुत खुश दिखाई देते हैं और टोंगयांग उससे पूछती है कि तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कितने दिनों का है? जिंगशान कहता है कि इसके बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है और कल मुझे 2 ग्रुप से भी मिलने जाना है और मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। और जिंगशान टोंगयांग से पूछता है कि क्या तुम्हें अब ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना? अब अपने मॉम के सामने टोंगयांग ये कहने लगती है कि जब से मेरा ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है मेरा काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साथ ही साथ जो मेरे डायरेक्टर है वो भी मुझे बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल भी झड़ने लगे हैं। अब मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना होगा तो मैं तो गंजे पड़ जाऊंगी। इतने में उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम महीने में एक ब्लाइंड डेट पर तो जरूर जाओगी। जिंगशान कपड़े चेंज करते हुए टोंगयांग से बात करने लगता है तो टोंगयांग अपना फेस साइड में कर लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम इस तरह से मेरी तकलीफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। जिंगशान कहता है कि मैंने कभी भी एक्स्ट्रास को हायर करते हुए किसी को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। टोंगयांग कुछ भी नहीं कहती और जिंगशान कहता है कि अब मुझे जाना है, यह कहकर कॉल कट कर देता है। और जैसे ही वीडियो कॉल कट हो जाता है तो टोंगयांग अपने आप से कहने लगती है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अगले सीन में शंगमीना अपनी कार में बैठने के लिए जाती है तो एक फोटोग्राफर उसके पिक्चर्स खींचने लगता है और शंगमीना बड़ी मुश्किल से अपना फेस छुपाते हुए कार में बैठ जाती है। शंगमीना की असिस्टेंट कहने लगती है कि इसी हुडी वाले आदमी को मैंने लास्ट मीटिंग में भी देखा था। शंगमीना हैरान होते हुए उसे कहती है कि इसको मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? ये बहुत डेंजरस है, तुम मैनेजर से कहकर इसकी पुलिस में कंप्लेंट करवा दो। और चेंग दिखाया जाता है जिसको अपना एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में ग्लासेस होते हैं। चेंग उस ग्लासेस को लगाकर किसी से बात करने लगता है और कहता है कि जब मैं इसको टेस्ट कर लूंगा तो आप डेटा भिजवा दूंगा। शंगमीना चेंग की ही कंपनी आती है तो लिफ्ट में चेंग भी आ जाता है। शंगमीना की नजर उसकी ब्लैक हुडी पर पड़ती है और इसको लगता है कि शायद ये वही फोटोग्राफर है, इसलिए पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ पर चेंग उन ग्लासेस को चेक कर रहा होता है। पीछे जो पोस्टर लगी होती है चेंग उसकी पिक्चर ले लेता है और शंगमीना उसे कहने लगती है कि तुम जल्दी से उस फोटो को डिलीट कर दो। चेंग इसकी बातों को इग्नोर करता है तो शंगमीना उसका एम्प्लॉय कार्ड देखते हुए कहती है उसे कि तुमने मेरा पीछा करने के लिए फेक एम्प्लॉय कार्ड भी बनवा दिया है। और ये कुछ भी बोले ही जा रही होती है लेकिन चेंग इसकी बातों को टोटली इग्नोर कर देता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। शंगमीना उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। शंगमीना कहती है कि उस फोटो को डिलीट कर दो और चेंग कहता है कि ये टूट गया है। शंगमीना कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है कि तुम मेरा स्टॉक करते हुए यहाँ तक आ गए हो। इतने में जिंगशान के कंपनी का एक एम्प्लॉय चेंग के पास आ जाता है। एम्प्लॉय को देखकर शंगमीना एम्बैरेस हो जाती है और वो चेंग से कहता है कि ये ग्लासेस बहुत कूल लग रहे हैं। चेंग कहता है कि ये VR ग्लासेस है और वो लड़का कहता है कि ये ग्लासेस टूट कैसे गए? चेंग कहता है कि किसी का दिमाग सही से चल नहीं रहा है इसीलिए ये ग्लासेस टूट गए हैं। ये बात सुनते ही शंगमीना को गुस्सा आ जाता है। चेंग वहाँ से जाता है तो शंगमीना उसके पीछे आकर पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर जॉब करते हो? तो चेंग कहता है कि यहाँ पर जॉब करना क्या गुनाह है? शंगमीना कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, सुबह से एक लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। चेंग कहता है कि इस तरह के कपड़े पहनना क्या गुनाह है? शंगमीना कहती है कि ये ग्लासेस मैं तुम्हें दिला दूंगी। चेंग कहता है कि ये ग्लासेस मार्केट में नहीं मिलती, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शंगमीना की असिस्टेंट कहती है कि तुम मिस्टर चेंग के साथ क्या कर रही थी? और वो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि ये भी इस कंपनी का पार्टनर है। और आज जिंगशान बिजनेस ट्रिप से वापस घर आ जाता है। उसकी मोमो से कहती है कि ये पैकेट तुम्हें टोंगयांग ने भेजा है। टोंगयांग ने इसको टेंजलिन पील भिजवाए होते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। उसकी मोमो उसको बता रही होती है कि मैं टोंगयांग की फेवरेट डिश बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं इस डिश को अच्छे से बनाऊंगी तो तब मैं टोंगयांग को इनवाइट करूंगी। और जिंगशान ये खाने के लिए बैठ जाता है और जब वो अपनी मॉम को ये कहता हुआ सुनता है कि जब ये डिश खाने के लायक हो जाएगी तो तब मैं टोंगयांग को बुलाऊंगी। जिंगशान कहता है कि क्या अब इसे नहीं खाया जा सकता? उसकी मॉम कहती है कि तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। जिंगशान बहुत मुश्किल से ही एक सिप ट्राई करता है और कहता है कि बहुत अच्छा बना है। और उसकी मॉम कहती है कि जब अब टोंगयांग वापस आ गई है तो मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी।
वो कहता है कि टोंगयांग का वापस आने का और मेरे ब्लाइंड डेट का क्या ताल्लुक है। उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम टोंगयांग से कुछ सीख नहीं सकते और तुम्हारी पर्सनालिटी भी टोंगयांग जैसी अच्छी हो जाए तो मैं भी तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि जब फांग दादा बन जाएगा तब भी तुम सिंगल ही रहोगे। अपनी मॉम के जाने के बाद वो कहने लगता है कि यांग और फांग की वजह से हमेशा मुझे ही सुनना पड़ता है। जिंगशान टोंगयांग को कॉल करते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी नाउमीदी को महसूस किया है। ये बात सुनकर टोंगयांग परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है मेरे घर के सामने एक बड़ा सा डॉग है और जो हमेशा मुझ पर भौंकता है। टोंगयांग कहने लगती है कि क्या उसने तुम्हें काट लिया है। जिंगशान कहता है कि उसने वो गिफ्ट खराब कर दी है जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए क्या वो हनी केक बना के दे सकते हो जो तुम बहुत अच्छे से बनाती हो। टोंगयांग कहती है कि ये कैसा लॉजिक हुआ, गिफ्ट मेरा खराब हुआ है और मैं ही तुम्हें ट्रीट दूं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर टोंगयांग बाहर आ जाती है। जिंगशान कहता है कि तुम मुझे ट्रीट नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें ट्रीट देता हूँ। टोंगयांग देखते है कि इसमें तो उसका फेवरेट केक होता है। इतने में जिंगशान को कॉल आ जाता है। जिंगशान कॉल पर बात करते हुए उसे कहता है कि बैक सीट पे तुम्हारे लिए कुछ है, जाकर देख लो। तो टोंगयांग वहाँ पर रखी फोटो को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि ये तो हम है ना। जिंगशान कहता है कि तुम सही समझी हो। उस तस्वीर पर जो साइन होती है उसकी तरफ इशारा करता है। ये देखकर टोंगयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसकी पेंटिंग्स तो सेल करने के लिए नहीं होती। जिंगशान कहता है कि एक समय में मैंने उसकी मदद की थी, उसी के बदले में उसने ये पेंटिंग दिया है। कहती है कि इस चीज को देखकर मैं इमोशनल हो रही हूँ। कार में लिपस्टिक रखी होती है, वो निकाल के पूछती है कि ये किस लिए। तो जिंगशान कहता है कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हारा लिपस्टिक और स्प्रे खराब हुआ था और वैसे भी मेरी मॉम चाहती है कि लाइकेबल कैसे बना जाता है ये मुझे तुमसे सीखना चाहिए। मैं अपने साथ चैरिटी शो करने के लिए ये गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ। टोंगयांग कहती है कि तुम्हें मेरे लिपस्टिक का शेड कैसे पता चला। वो कहता है कि मेरे पास आंखें हैं। टोंगयांग कहती है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे हील्स और लिपस्टिक गिफ्ट की है, तो इस बात पे मैं तुमसे बहस नहीं करने वाली। ये कहकर टोंगयांग ये लिपस्टिक लगाने लगती है और जब वो लिपस्टिक लगा लेती है तो वो उससे पूछती है कि क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है। जिंगशान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी भी तुम्हें ये सब गिफ्ट नहीं किया। वो कहती है कि नहीं, तो वो उसे सॉरी कहता है। तो यांग कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है और ये कहने लगती है कि मैं और सोंगचेंग बहुत क्लोज हुआ करते थे, लेकिन अब देखो बिना कांटेक्ट के 8 साल गुजर गए हैं। प्यार एक इंस्टेंट इमोशनल लेवल है जबकि दोस्ती हमेशा रहती है। टोंगयांग कहती है कि दोनों के लिए भी दोस्ती का बाउंड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिंगशान कहता है कि दोस्त रहने में या किसी के साथ क्लोज होने में बहुत फर्क होता है। टोंगयांग कहती है कि हाँ फर्क होता है, लेकिन जब प्यार खत्म हो जाता है तो वो दोनों दोस्त भी नहीं रह सकते। इसके बाद टोंगयांग कहती है कि बिजनेस ट्रिप की वजह से तुम थक गए होगे, तुम्हें भी जाके आराम करना चाहिए। टोंगयांग जब जा रही होती है तो जिंगशान कहता है कि अपना केक तो लेती जाओ। जब वो लेने आती है तो जिंगशान कहता है कि चूज करो, केक चाहिए या गिफ्ट। तो टोंगयांग केक लेने लगती है और गिफ्ट देने लगती है और फिर दोनों भी लेकर चली जाती है। जिंगशान जब कार में आकर बैठता है तो वो उसी केक को देखकर कहने लगता है कि मैं ये केक तुम्हारे साथ खाना चाहता था। ये केक खाते समय जिंगशान अपने आप से कहने लगता है कि मैंने उस इंसान का नाम क्यों लिया जिसने टोंगयांग को बहुत ज्यादा दुख दिया है। टोंगयांग को देखकर लग रहा था कि वो रोने वाली है। दूसरी तरफ टोंगयांग उस पेंटिंग को देखते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। दूसरी सुबह ऑफिस आने के बाद जिंगशान ये सोचता है कि टोंगयांग ने मुझे अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया है। क्या वो सोंगजिंग वाली बात से मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो गई। जिंगशान उसे मैसेज करता है कि क्या हम आज साथ में डिनर करें। टोंगयांग उसे रिप्लाई देती है कि आज मुझे ओवर टाइम काम करना है। और आज ऑफिस में टोंगयांग की मुलाकात अपने सीनियर मिस्टर जाओ से होती है। ये पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज्वाइंट लोगों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो टोंगयांग से कहते हैं कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना आज हम लोग डिनर करें। टोंगयांग कहते हैं कि वैसे तो मेरा काम था पर हम कभी कभी मिलते हैं, तो आपको डिनर पर लेकर चलती हूँ। डिनर की वजह से ही जिंगशान का मूड खराब होता है। मीटिंग में भी इसका कोई ध्यान नहीं होता है। उतने में उसको टोंगयांग का मैसेज आता है कि मैं अपने एक दोस्त को डिनर पर लेकर जा रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे। टोंगयांग इसको रेस्टोरेंट वाली लोकेशन भेज देती है और कल वाली गिफ्ट के लिए इसको थैंक्स भी बोलती है। इस मैसेज को देखकर वो स्माइल करने लगता है तो फैंग उसे कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। और जिंगशान कहता है कि नेक्स्ट मीटिंग मंडे को होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जाओ यांग को कुछ दिखा रहे होते हैं लेकिन यांग को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उतने में जिंगशान भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देख लेता है। और ये सीन यहीं पर स्टॉप हो जाता है और स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। जिंगशान हॉस्पिटल में होता है और टोंगयांग रोते हुए उसके पास आती है और रोते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। तो नर्स कहने लगती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, छोटी
सी इंजरी है। वो कहती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैं तुम्हें दे सकती थी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत थी। जिंगशान कहता है कि तुम बिना वजह रो रही हो, डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं ठीक हूँ। ये कहकर जिंगशान टोंगयांग को यहाँ से लेकर चला जाता है और जिंगशान टोंगयांग को अपने घर लेकर आता है और वो टोंगयांग को हाई हिल्स गिफ्ट करता है। ये देखकर टोंगयांग कहती है कि ये किस लिए। तो जिंगशान कहता है कि ये प्रिजर्वेशन का गिफ्ट है। तो जिंगशान कहता है कि ये थोड़ी महंगी थी तो मैंने मॉम से पैसे नहीं मांगे, इसके लिए मैंने खुद से पैसे कमाए हैं। टोंगयांग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये पसंद है। जिंगशान कहता है कि तुमने अपने फॉर्म पर ये सेव किया था। टोंगयांग कहती है कि मैं अपने फॉर्म पर चांद सितारे भी सेव करूंगी, क्या वो भी तुम मुझे ला कर दोगे। इस पर टोंगयांग उसे कहता है कि मैं ये तो नहीं कर सकता, पर मैं जो भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूंगा। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। ये देखकर जिंगशान उसे कहता है कि कम ऑन, हम दोस्त हैं, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। टोंगयांग उन हिल्स को पहनकर ट्राई करती है और कहती है कि ये मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहती है कि मैं हिल्स पहनूंगी तो ज्यादा लंबी लगूंगी। जिंगशान कहता है कि तुम मुझसे लंबे भी लगोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोंगयांग जब खड़ी होती है तो कहने लगती है कि हम दोनों की हाइट तो बिल्कुल सेम लग रही है। इस बात पर ये दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।